हाँ, तो सबसे पहले हम लोग फोटो देखते हैं। ये क्या नाम है इनका? इनका नाम है अर्नस्ट मायर। अर्नस्ट मायर नाम है। और अर्नस्ट मायर जो है वो कब पैदा हुए थे? पैदा हुए थे 5 जुलाई 1904। कैम्पटन, कहाँ है कैम्पटन? जर्मनी में। तो एक तो इनका बर्थडे याद रखना है हमें, ठीक है, भले ही अपना बर्थडे भूल जाएं, इनका जरूर याद रखना है। तो ये है 5 जुलाई 1904, कैम्पटन, जर्मनी। ठीक है, चलिए। और अगर इनके बारे में आप जानना चाह रहे हैं तो अर्नस्ट मायर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे। ठीक है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे। और अब आता है इससे जुड़ा हुआ, इनसे जुड़ा हुआ सबसे पॉपुलर सवाल। जिसने भी एनसीईआरटी पढ़ा होगा ना, वो बच्चा बच्चा ये सवाल जानता है। तो पढ़िए क्या सवाल है। सारे बच्चे जानते हैं, छोटे बच्चे भी जानते हैं, तो आपको भी आना चाहिए। क्या लिखा हुआ है? डार्विन बोला जाता है ना। इनका नाम है अर्नस्ट मायर। और अर्नस्ट मायर को कहा जाता है डार्विन। डार्विन बोला जाता है किस सेंचुरी का? किस शताब्दी का? किस शताब्दी का? 20वीं शताब्दी का डार्विन कहा जाता है। ठीक है। असली वाले डार्विन किस शताब्दी में थे? 19वीं शताब्दी में थे। किस में थे? है ना, इवोल्यूशन वाले डार्विन, उनको भी पढ़ने वाले हम लोग। ठीक है ना। तो ये है 20वीं शताब्दी के डार्विन किसे कहा जाता है। सबसे पॉपुलर सवाल है सारे बायोग्राफी में। जितने भी जीवन परिचय हमने पढ़ा है उसमें से मैं कहूं एक सवाल बताओ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये है ना, कई बार रिपीट हो चुका है, तो उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। है ना, अब क्या भूलेगा ये। तो किसे बोला जाता है 20वीं शताब्दी का डार्विन? अर्नस्ट मायर को बोला जाता है। किन्हें बोला जाता है? अर्नस्ट मायर को। ठीक है, तो ये थे इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। ठीक है, चलिए। अब जितने भी साइंटिस्ट हैं, 100 महानतम साइंटिस्ट का अगर हम लिस्ट बना लें, है ना, जितना भी न्यूटन और आइंस्टीन, गैलीलियो, सबका नाम आप ले लो। जितने लोगों को हम लोग जानते हैं, हम लोग तो कम ही जानते हैं, हम लोग बायोलॉजी बायोलॉजी पढ़ने वाले बच्चे, ज्यादा साइंटिस्ट का नाम नहीं जानते फिलहाल। फिलहाल देखिए जरा इधर। तो जितना भी हम जानते हैं, अगर 100 का, अरे हम लोग नहीं, जो नाम जानता है वो बनाएगा। अगर 100 का नाम बना ले, 100 का लिस्ट तैयार कर ले, तो एक नाम इनका भी आ जाएगा। तो टॉप 100 वैज्ञानिक में एक नाम इनका भी है। इनका सम्मान के साथ नाम लीजिए। क्या नाम है? अर्नस्ट मायर नाम है। क्या नाम है? अर्नस्ट मायर नाम है। तो आज तक के 100 महानतम वैज्ञानिकों में से एक नाम इनका भी है, और ये है अर्नस्ट मायर। क्या नाम है? अर्नस्ट मायर। ठीक है, चलिए। ये देखिए, ये अर्नस्ट मायर ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को कब ज्वाइन किया था? फैकल्टी ऑफ आर्ट एंड साइंस को किस सन में? 1953 में। डबल हेलिकल मॉडल की डिस्कवरी हुई थी 1953 में। वाटसन और क्रिक ने डबल हेलिकल मॉडल कब दिया था? 1953 में दिया था। उसी सन में अर्नस्ट मायर ज्वाइनिंग ले रहे हैं। कहां ज्वाइनिंग ले रहे हैं? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। और किस डिपार्टमेंट में? फैकल्टी ऑफ आर्ट एंड। और कब रिटायर हुए वहां से? चले, ये सन याद नहीं करना हमें। अब चूंकि पहली बायोग्राफी है तो मैं सब पढ़ रहा हूं इसमें। ठीक है, तो 1953 में ज्वाइन किए थे, 1975 में रिटायर हुए थे। दोनों याद नहीं करना है, बस मैं पढ़ दे रहा हूं एक बार। जब वो वहां से रिटायर हुए थे तो वहां के लोग बहुत दुखी हो गए थे, है ना, सब रो रहे थे बेचारे। ठीक है, देखे इधर। तो 1975 में जब रिटायर हुए तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लोगों ने उन्हें उनको नाम दे दिया, एक टाइटल दे दिया। क्या कहा? कहा अलेक्जेंडर एगासी। क्या नाम दिया? अलेक्जेंडर एगाजी कहा। ठीक, कहा कि आप ही अब अलेक्जेंडर एगाजी हो यहाँ के। अब इसका तात्पर्य क्या है? इस यूनिवर्सिटी के पुराने महानतम लोगों में से एक नाम ये है। क्या नाम? अलेक्जेंडर एगाजी। ठीक है, अलेक्जेंडर अगाजी नाम है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे कोई ऐसा आदमी हो, है ना, जो बहुत शांत स्वभाव वाला,
क्या गांधी बने फिर रहे हो? तो गांधी क्या है? गांधी टाइटल है ये, ठीक है। तो बिल्कुल उसी प्रकार से जब ये रिटायर हो रहे थे तो वहां से इस यूनिवर्सिटी के जूलॉजी के सबसे बड़े प्रोफेसर हुआ करते थे, उनका नाम क्या? अलेक्जेंडर एगाजी। तो जब ये रिटायर हुए तो कहे अब आप ही क्या हो? अब आप ही हो अलेक्जेंडर एगाजी। तो पूछा जाएगा कि किस नाम से सम्मानित, क्या टाइटल दिया गया था इनको जब वो रिटायर हुए थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से? तो हम बोलेंगे अलेक्जेंडर एगाजी। क्या? अलेक्जेंडर एगाजी बोला गया था। ओके, हाँ। अब इसके बाद तो और इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। लगभग 80 साल का उनका जो है वो करियर रहा है। 80 साल के करियर में उनका जो पूरा खोज है इसी के इर्द गिर्द घूमता रहा। ऑर्निथोलॉजी, टैक्सोनॉमी, जू जियोग्राफी, इवोल्यूशन, सिस्टमैटिक और हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी है। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। तो स्पीसीज का कॉन्सेप्ट जो बायोलॉजिकल स्पीसीज बोला जाता है, तो पूछा जाएगा बायोलॉजिकल स्पीसीज की डिफिनेशन किसके द्वारा दी गई है? अर्नस्ट मायर के द्वारा दी गई। तो ये दूसरा सवाल जो इस बायोग्राफी से हमें नहीं भूलना है। तो सबसे पहला एक बर्थडे इनका जरूर हम याद रखते हैं, क्योंकि सबसे पहला पॉइंट है ये। दोनों एनसीईआरटी मिला करके जो हमें कुछ पढ़ना तो ये पहली लाइन है, ठीक है। तो 5 जुलाई 1904 कैंपटन जर्मनी, 20वीं शताब्दी के डार्विन हैं और बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट की डिफिनेशन जो रची है वो इन्हीं ने ही दिया, ठीक है। और ये अवार्डेड हैं किससे? ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। तो सवालों को मैं समराइज कर दे रहा हूं। अब आज के बाद से इसको आपको पूरा नहीं पढ़ना रहेगा। तो ये जो मैं किनारे नोट कर रहा हूं बस इतना ही, अब आपको इस पे पढ़ना रहेगा, इसके बयान मत पढ़िएगा। आना रहेगा तो इसी में से आएगा। तो बताना है कब पैदा हुए थे, ठीक है। अगला है डार्विन बोला जाता है किस सेंचुरी का बोला जाता है? ओके, कौन से स्पीसीज का कॉन्सेप्ट दिया था या डिफिनेशन? डिफिनेशन और एंड अवार्डेड विथ। ओके, तो सवाल आपके सामने। इधर कब पैदा हुए थे? नोट कर लिया? 5 जुलाई 1900, कैंपटन जर्मनी। डार्विन बोला जाता है किस शताब्दी का? ओके, कौन सा स्पीसीज कॉन्सेप्ट दिए हैं? बायोलॉजिकल। 3 सवाल ये हो गया, चौथा सवाल ये याद करना है, आसान है, अभी आपको याद कराते हैं। तो ये अवार्डेड है, लिखा हुआ है बाइक, BIC लिखा है ना। वैसे आप इसको CBI करके भी याद कर सकते हो, लेकिन बाइक लिखने का कोई मतलब है अभी आपको बताता हूं, ठीक। याद करने के लिए चाहे आप CBI याद रखें या बाइक याद रखें, ठीक है। तो ये बाइक है किसकी? ये मायर की बाइक है।
ठीक है, तो मायर इसी बाइक से अवॉर्डेड है। ठीक है, बाइक में है क्या, बी फॉर है बाल्जन प्राइज, बी फॉर बाल्जन प्राइज, आई फॉर क्या बता रहा है, ठीक है, इंटरनेशनल प्राइज क्या है, इंटरनेशनल प्राइज किसके लिए, बायोलॉजी के लिए। ठीक है, तो बाल्जन प्राइज है, दूसरा क्या है, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी। सी क्या है, क्रैफोर्ड प्राइज है, क्या है, क्रैफोर्ड प्राइज है। तो ये है क्रैफोर्ड प्राइज, तो ये है बाइक। एक्चुअली ये सन जो है ना, ये 83 है, ये 94 है, और ये तो बढ़ते हुए क्रम में, इसी वजह से ये बाइक नोट किया है, नहीं तो सीबीआई से और आसान था याद करना। चल आप याद कर लो, इसे सन का सीक्वेंस आपको थोड़ा एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो ये अवॉर्डेड है, और इन तीनों को बायोलॉजी का क्या बोला जाता है, ट्रिपल क्राउन बोला जाता है। तो बायोलॉजी के 3 मुकुट कहे जाते हैं ये, मतलब इसका इतना जो है वो मान्यता है, इस जो जो अवार्ड है, ये क्या नाम बोल रहा हूं, पाइक बोला है। तो बी फॉर बाल्जन प्राइज, आई फॉर इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, एंड सी फॉर क्रैफोर्ड प्राइज। क्या होगा, क्रैफोर्ड प्राइज, सी आ रहे क्रैफोर्ड प्राइज। ठीक है, और मायर ने रिकॉर्ड बना दिया है जीवन जीने का, है ना, कितना सेंचुरी लगा लिया। ठीक है, शतक पूरा कर दिया और क्या चाहिए। चलिए देख लीजिए, तो 1904 में पैदा हुए थे, 2004 आ गया तो 100 साल पूरा कर लिए हैं। ठीक है, जबकि कैथरीन 1 साल कम रह गया था, है ना, याद आया ना। तो ये है 100 साल, सेंचुरी लगाने वाले हैं ये, 100 महानतम साइंटिस्ट में है ना, तो सेंचुरी लगा लिया भाई। ठीक है ना, चलिए, तो इतने पॉइंट किनारे आप समराइज कर लीजिए इसी पेज पे, और इतना ही अब पढ़ना रहेगा, इस बायोग्राफी से इतना ही पढ़ना रहेगा, पूरा मत पढ़िएगा। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, एक सवाल और ऐड कर दे रहा हूं, बेल्ड अपॉन, पुराने सवालों में आपको दिख जाए, बेल्ड अपॉन बायोलॉजिकल जो स्पीसीज कॉन्सेप्ट है, वो किस पे आधारित होता है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पे आधारित है। किस पे आधारित है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पे बेस्ड है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पे बेस्ड है। ठीक है, तो इतने पॉइंट जो हैं आपको इस बायोग्राफी से याद रखना है। बाल्जन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, क्रैफोर्ड प्राइज, बाइक की बाइक, मायर की बाइक। क्या देखिए, चूंकि यहाँ पे सीधे जो टैक्सोनॉमी वाला पोर्शन है वो शुरू किया है, लेकिन हम जो व्हाट इज लिविंग वाला हेडिंग है वो भी हमें पढ़ना है। ठीक है, एक्चुअली बहुत बेसिक है, तो वो कॉन्सेप्चुअली भी उससे सवाल वो फ्रेम कर सकते हैं, तो ये नहीं कि नहीं दिया है या ये सब नहीं बोल सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। और सिलेक्टेड पॉइंट लूंगा मैं जो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बनेगा, तो वो वाला पार्ट हम लोग लेंगे। ठीक है, तो उसको देखते हैं।
अभी कुछ नोट मत करिए। लिविंग को डिफाइन करिए, लिविंग को डिफाइन करिए, परिभाषित करिए क्या होता है सजीव। डिफाइन करिए भाई, लिविंग को क्या होता है सजीव बताइए। बताइए। सजीव कौन कहलाए? सजीव को परिभाषित करिए। ग्रोथ क्या बता रहे? वो तो मैं लिखा हूं। मतलब जो ग्रोथ करेगा, जरूरी है ग्रोथ करना? नहीं है जरूरी। फिर क्या जरूरी है? जो सिर्फ खा के सोता रहे वो है लिविंग? परिभाषित करिए क्या, कैसे, किसको बोला जाएगा जीव, सजीव? देखिए, सजीव को परिभाषित करना बहुत कठिन है, इसी वजह से आप परिभाषित नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, सजीव को परिभाषित करना थोड़ा जटिल है ना? तो इस वजह से सजीव को परिभाषित करने के लिए हम तुरंत क्या करते हैं, कुछ चीजों को गिनाने लगते हैं। एक्चुअली सजीव को परिभाषित करने के लिए सजीवों के लक्षण बताने पड़ते हैं। क्या बताने पड़ते हैं? इसीलिए आप ग्रोथ बता रहे थे। तो ठीक है, तो कुछ लक्षण लिखे हुए हैं। सही बात है, सजीव को परिभाषित करने के लिए लक्षणों की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो हम परिभाषित नहीं कर पाएंगे। ठीक ना? तो लक्षण है सजीव का, ग्रोथ है, मेटाबॉलिज्म है, रिप्रोडक्शन है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है कि कॉन्शियसनेस? हाँ, सारे हैं ये। मैं कह रहा हूं सिर्फ एक ही बताओ, अगर नहीं बताओगे तो गोली मार दूंगा तुम लोग। बात जान पे आ गई है, अब एक ही सेलेक्ट करना है। क्या सेलेक्ट किया जाए? कॉन्शियसनेस। ये क्या बता रहे हैं? अरे कुछ बोलो, इसमें से कौन सा? कॉन्शियसनेस। तो सभी लोग, ज्यादातर लोग बोल रहे हैं कॉन्शियसनेस। यही है। क्या कॉन्शियसनेस है? अभी भी समय है, बात बदल सकते हैं। बात बदलने के लिए अभी समय है आपके पास, बाद में नहीं बदल पाएंगे फिर। क्या लिखा हुआ है? पूरा चैप्टर पढ़ जाला कोशिका वाला। और क्या कहा था? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है लिविंग बीइंग का? कोशिका। कोशिका जीवन की इकाई। ऑप्शन चिल्ला चिल्ला के कह रहा मुझे टिक करो, मैं हूं आंसर, लेकिन नहीं बता पाए। चलो ध्यान से सुनो, लिविंग बीइंग कहलाने के लिए सबसे जरूरी जो चीज है वो है सेलर ऑर्गेनाइजेशन। अब मैं एक स्टेटमेंट बोलूंगा, अभी तुरंत आपको याद आ जाएगा, कहेंगे हाँ यही तो था। एक कंप्लीट सेल से छोटा लाइफ को डिफाइन
नहीं कर सकता है। तभी तो याद है ना, वायरस को क्या बोल रहे थे, नॉन लिविंग बोल रहे थे, क्योंकि जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं रखता है, जो सेल का स्ट्रक्चर नहीं रखता है, वो सजीव है ही नहीं। तो एक आंसर टिक करना हो तो सबसे पहले नंबर पे टिक करेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल के जैसी बनावट हो, सेल हो, क्योंकि एक कंप्लीट सेल से छोटा जीवन को परिभाषित कर ही नहीं सकता है। सुनो, जब सेल आएगा ना, तब सेल के अंदर आता है सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। याद आया व्हाट इज सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स? साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। नहीं याद आ रहा है, कोई बात नहीं, सिलेबस फिनिश करने के बाद मैं रिवीजन का भी सेक्शन लूंगा, उसमें जो बचा खुचा है सब याद करा दूंगा फाइनली, ठीक है? तो लेकिन फिलहाल आप दोहराते रहोगे तो ज्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि मैं जब रिवाइज कराऊंगा तो आधी तूफान की तरह करवाऊंगा, ठीक है? एक दिन में एक यूनिट में पूरा पढ़ाऊंगा जब मैं रिवाइज कराऊंगा, 12 दिन में मैं पूरा रिपीट करूंगा। ओके, तो ये देखिए, जब सेल होगा ना तो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होगा, साइटोप्लाज्म अब आया। अरे सुनिए यार, साइटोप्लाज्म अब आया है। जब साइटोप्लाज्म आएगा तब आप साइटोप्लाज्म में डिफरेंट प्रकार के रिएक्शंस की बात कर पाओगे, तब जाके क्या आएगा? मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म तो बाद में आ रहा है, पहले क्या आना चाहिए? सेल आना चाहिए। तो हम कहें एक आंसर बताओ, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। चलो, अब एक दूसरे प्रकार का सवाल यह है, हमें इतने फीचर पढ़ने जो हमने यहाँ पे नोट किए हैं, ग्रोथ के बारे में पढ़ना है, मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ना है, रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं पढ़ना है, सब कुछ पढ़ लिया हमने। और क्या पढ़ेंगे? सेल होना चाहिए और कॉन्शियसनेस के बारे में कुछ बेसिक बातें जाननी है, ठीक है? तो बहुत सिलेक्टेड पॉइंट में लूंगा क्योंकि ये टॉपिक में है नहीं, लेकिन ये बेसिक है तो ये हमें आना चाहिए। चलिए, अब एक प्रकार का सवाल जो बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो अभी भी इसकी पॉसिबिलिटी है कि पूछा जाएगा। कहेगा किसी फीचर को लेके, जैसे मान लो ग्रोथ को ही लेके कहेगा कि लिविंग बीइंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है कि नहीं है। बोलेगा डिफाइनिंग फीचर या प्रॉपर्टी है कि नहीं है। किसी के बारे में पूछेगा, कहेगा डिफाइनिंग फीचर है या नहीं है। तो डिफाइनिंग फीचर है कि नहीं है या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है कि नहीं है, बात एक ही है। या तो वो लिविंग बीइंग का डिफाइनिंग फीचर या प्रॉपर्टी होगा या वो नहीं होगा, ठीक है? तो जैसे ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर या प्रॉपर्टी है कि नहीं है? हाँ, नहीं है। क्यों? क्योंकि लिविंग में नहीं होता। तो डिफाइनिंग फीचर या प्रॉपर्टी कब कहा जाए? जब वो नॉन लिविंग में भी पाया जाए। चलिए, तो ये भी सीखेंगे, इसी में यही सीखने जा रहे हैं, यही सब सवाल हैं जो यहाँ हमें जानना है। तो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले, तो हम लोग बाद में देखेंगे प्रॉपर्टीज क्या, वही सब लिखा, सेलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, मेटाबॉलिज्म, वही सब प्रोडक्ट। सवाल है, ध्यान से देख। तो ग्रोथ जो है ना, बेसिक कैरेक्टर है सभी सजीवों का। सजीव है ना तो ग्रोथ करेगा, ठीक है? ग्रोथ करेगा। ओके, अब ग्रोथ और डेवलपमेंट हमने पढ़ा ही है, ठीक? ये देखना, दो प्रकार के ग्रोथ के पैटर्न दिखा रहे हैं। ये देखो, सेल है, एक ये प्रोडक्ट बना रहा है, एक ये प्रोडक्ट बना रहा है। इसको नाम दे रहे हैं ए, इसको नाम दिया बी। ए और बी में कौन सा ग्रोथ है? दोनों ग्रोथ है। साइज का बढ़ना भी क्या है? ग्रोथ है। नंबर का बढ़ना भी क्या है? ग्रोथ है ना? तो साइज का बढ़ना, नंबर का बढ़ना, दोनों का बढ़ना ग्रोथ होगा, ठीक है? तो पहला पॉइंट यहाँ पे कि बेसिक फीचर है, तो ठीक है, बेसिक तो है ही। ओके, एक सवाल अगला जो कि कई बार रिपीट हो चुका है, याद रखना, जुड़वा कैरेक्टर क्या है ग्रोथ के? तो ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टर किसे कहे जाते हैं, किसको बोला जाता है? इंक्रीजेज इन मास एंड इंक्रीजेज इन नंबर।
तो नंबर बढ़ना और मास का बढ़ना। मास कैसे बढ़ेगा? प्रोटोप्लाज्म बढ़ने से। अरे मास कहां से आएगा? प्रोटोप्लाज्म बढ़ेगा ना। तो मास का बढ़ना और नंबर बढ़ना, इसी को क्या बोला जाता है? ट्विन कैरेक्टर कहा जाता है। तो ग्रोथ में पहला सवाल आपको यही याद करा रहा हूं। कौन है ट्विन कैरेक्टर? क्या क्या है ट्विन कैरेक्टर? मास का बढ़ना और नंबर का बढ़ना। मास समझ रहा ना, द्रव्यमान उसका बढ़ना, वो तो प्रोटोप्लाज्म से बढ़ेगा। ठीक है, तो सेल इनलार्ज हो जाएगा तभी क्या होगा? प्रोटोप्लाज्म बढ़ जाएगा, तो मास बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये लाइन हमको ऐसे याद रखनी है। मास का बढ़ना, नंबर का बढ़ना क्या बोला जाता है? ट्विन कैरेक्टर कहा जाता है। ट्विन कैरेक्टर कहा जाता है। ठीक है, चलिए, और ये तो आप जानते ही हैं, ये बिल्कुल नई बात नहीं है। ग्रोथ वाले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्लांट तो पूरे जीवन पर्यंत ग्रोथ करेगा। क्यों करेगा भाई? प्लांट ग्रो आकर कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। क्यों? क्या कारण है? रीजन बताओ। बिल्कुल सही, क्योंकि क्या रखता है? मेरिस्टेम रखता है ना। पढ़ा था ना, लोकेलाइज्ड होता है और जीवन भर ग्रोथ होता रहता है। तभी तो प्लांट का ग्रोथ क्या बोला जा रहा था? इनडिटरमिनेट। क्या था? इनडिटरमिनेट। क्यों? मेरिस्टेम की वजह से, और क्यों? ठीक है, जबकि जो एनिमल का ग्रोथ जो है एक सर्टेन एज के बाद क्या हो जाता है? रुक जाता है। ठीक है, रुक जाता है। ठीक, तो एक सवाल यहाँ पे जो आज आपको याद कराया वो ये है, पहला सवाल। इसमें पहला सवाल अब आपको याद कराया, ट्विन कैरेक्टर क्या है? उम्मीद है याद हो गया होगा। तो क्या है ट्विन कैरेक्टर? नंबर का बढ़ना और मास का बढ़ना। नंबर का बढ़ना और मास। अब हम लोग बात करने वाले हैं ग्रोथ के बारे में। तो ग्रोथ जो है वो लिविंग में होगा कि नॉन लिविंग में होगा? तो यही जरा देख लेते हैं। अब दूसरा सवाल ये आपको याद कराना चाह रहे हैं यहां से ग्रोथ से, तो जानना चाह रहे हैं कि ग्रोथ जो है वो लिविंग में होता है कि नॉन लिविंग में होता है? बोलो। दोनों में होगा? कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस है? यहां देखिए, ग्रोथ जो है वो लिविंग में भी होगा, ग्रोथ जो है नॉन। ये दूसरा सवाल यहां से आपको याद। तो ग्रोथ लिविंग में भी होगा और नॉन लिविंग में। ठीक है, यहां देखिए, जब लिविंग बीइंग का ग्रोथ होगा तो ये कोई सेल है और सेल का प्रोटोप्लाज्म क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, सेल के अंदर से। तो सेल के अंदर से ग्रोथ होगा तो क्या क्या टर्म नोट कर दूं? बिल्कुल सही, इनट्रिंजिक। इंट्रिंजिक ग्रोथ है, यही याद करना है। तो लिविंग में कैसा होगा? इंट्रिंजिक। और ये देखना, ये कोई नॉन लिविंग मटेरियल बनाया है, कुछ भी मान लो। अब जब यहां पे ग्रोथ होगा तो यहां पे देखो जो मटेरियल ऐड हो रहा है, यहां देखो, यहां जो मटेरियल ऐड हुआ है वो सेल के अंदर से। तो क्या बोल रहे हो? इंट्रिंजिक। यहां जो मटेरियल ऐड हो रहा है वो सेल, नॉट सेल, मटेरियल के सरफेस के ऊपर, बाहर से। तो मटेरियल बाहर से आके डिपॉजिट हो रहा है तब ग्रोथ हो रहा है। जब मटेरियल बाहर से आके डिपॉजिट हो रहा है तो इसे क्या बोला जाएगा? इसे बोला जाएगा एक्सट्रिंजिक। क्या नाम दिया जाएगा? एक्सट्रिंजिक कहा जाएगा। तो ये हो गया इंट्रिंजिक और ये हो गया एक्सट्रिंजिक। ठीक है, तो लिविंग का ग्रोथ जो है वो इंट्रिंजिक है, अंदर से होता है। ठीक, जबकि ये क्या होता है? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ग्रो करता है, मटेरियल एक्युमुलेट होता है बाहरी सरफेस पे आकर के। तो इसे क्या बोला जाता है?
एक्सट्रिंजिक कहा जाता है। क्या बोला जाता है? एक्सट्रिंजिक कहा जाता है। ठीक है, चलिए ये दूसरा सवाल आपको याद करा। ठीक है, चलिए अब कुछ एग्जाम्पल याद करने हैं आपको। यहाँ पे 1 2 3 कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए हैं, उसको देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा क्या होता है एक्सट्रिंजिक। ठीक, चलिए अब वो ठीक है, ये देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पे है वाटर रखा है और इसको एकदम बहुत कम टेम्परेचर पे कर दिया। ठीक है, 0 डिग्री पे कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये आइस में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? आइस में। ठीक है, अगर हम ऊपर से और पानी ऐड करते रहे इसमें धीरे धीरे और टेम्परेचर 0 पे ही बनाए रखे तो अब लगातार इस पे आइस का ग्रोथ होता रहेगा और ये ग्रोथ अब क्या अंदर से आ रहा है, डिपोजिशन हो रहा है? नहीं, कहां से हो रहा है? बाहर से। तो ये मटेरियल बाहर से ऐड हो रहा है तो ये किसका एग्जांपल होगा? एक्सट्रिंसिक का। चलो ये देखना जरा, ये कोई जीरोफिटिक एरिया है, कोई रेगिस्तान है और किसी सपोर्ट से जो विंड का डायरेक्शन है वो ये है और यहाँ सपोर्ट से कुछ जो है वो डस्ट के पार्टिकल, सैंड के पार्टिकल इकट्ठा हो गए। तो हवा अब जितने डस्ट पार्टिकल को लाएगा इसी पे ये अब चिपकते रहेंगे और इसी पे ऐड होते रहेंगे, धीरे धीरे करके क्या बन जाएगा? बालू का टीला बन जाएगा, सैंड ड्यून बन गया। क्या बन गया? सैंड ड्यून। तो मटेरियल जो है वो कहां से लगा है? बाहरी सरफेस। तो जब भी हम देखेंगे मटेरियल ऐड हो रहा है एक्सटर्नल सरफेस से तो क्या बोला जाएगा? ग्रोथ। एक्सट्रिंसिक। तो पहला सवाल याद कराया ग्रोथ में, ट्विन कैरेक्टर क्या है। दूसरा याद करा रहे हैं लिविंग में कैसा ग्रोथ है, नॉन लिविंग में कैसा ग्रोथ, एक्सट्रिंसिक। नॉन लिविंग में क्या होगा? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ देखने को। ठीक है, चलिए तो 3 एग्जांपल जल्दी से हमें बताइए नॉन लिविंग ग्रोथ के। पहला क्या है? स्नो माउंटेन ग्रो बाय एडिशन ऑफ स्नो ऑन देम, है ना। अगला क्या है? क्रिस्टल इंक्रीजेज इन साइज बाय एडिशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑन ए सरफेस। शुगर या साल का क्रिस्टल बन रहा है तो सरफेस से ही जुड़ेगा वो। तीसरा क्या है? बालू का टीला बन गया है, ठीक, क्योंकि ट्रांसपोर्ट हुआ है, फ्रीक्वेंट ट्रांसपोर्ट हुआ है मोर मटेरियल फ्रॉम इस नेटिव बेड बाय नेचुरल एजेंसी, जैसे रिवर भी हो सकता है, पानी भी तो ला सकता है बालू को, तो वो भी लाके सैंड डून बना सकता है, हवा बना सकता है सैंड डून। फिलहाल बालू का टीला बन गया है तो बालू बाहर से ही जुड़ा होगा आके, और जब बाहर से जुड़ेगा तो क्या बोला जाएगा? एक्सट्रिंसिक। ठीक है, एक्सट्रिंसिक। ओके, चलिए एक्सट्रिंसिक है। कोई खास बात? ये देखो इधर, जो नॉन लिविंग ग्रोथ होगा वो क्या होगा? रिवर्सिबल होगा, है ना। आइस का ग्रोथ हुआ, टेम्परेचर बढ़ेगा तो पानी क्या पूरा बर्फ जो है पिघल जाएगा, रिवर्सिबल। ठीक है, यहाँ देखना, ये यहाँ क्या होगा? इरिवर्सिबल। क्या है? इरिवर्सिबल है। इतनी बात याद रखनी है ग्रोथ के बारे में, ठीक है, कि कहाँ एक्सट्रिंसिक होगा और कहाँ इंट्रिंसिक होगा। तो कहाँ एक्सट्रिंसिक होगा, कहाँ इंट्रिंसिक होगा, कौन रिवर्सिबल है, कौन इरिवर्सिबल है, याद रखिए। ठीक है, तो ग्रोथ लिविंग में पाया जाता है कि नॉन लिविंग में पाया जाता है? दोनों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? दोनों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए तो ये तो इस पे लिखा हुआ है, फिलहाल आप रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल वाला पॉइंट जरूर ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, तो कहाँ रिवर्सिबल बताओगे? नॉन लिविंग वाला। तो नॉन लिविंग वाला क्या होगा? रिवर्सिबल होगा। ठीक है, रिवर्सिबल होगा। इसी पे नोट कर लो आप, ठीक, कि जो नॉन लिविंग वाला जो ग्रोथ हो रहा है वो क्या होगा? रिवर्सिबल होगा, जबकि लिविंग वाला होगा। तो देख लेते हैं एग्जांपल, ये है नॉन लिविंग का, वो तीनों एग्जांपल हमने पढ़ दिया। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो होता है फ्रॉम, ये देखो क्या लिखा है, इनसाइड। इसको क्या बोला जाता है? इंट्रिंसिक। क्या बोला जाता है? इंट्रिंसिक। ठीक है, और अब दो स्टेटमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफाइनिंग फीचर है कि नहीं है इसके बारे में बाद में बात करते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, ये देखो,
ये कोई शेप नहीं है, ये अमीबा का कोई शेप नहीं है, वो है इरेगुलर, बन गया अमीबा। ठीक है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म। ये देखना, ये देखो इधर, एक से बन गया दो अमीबा। तो ये सेल का डिवीजन है कि रिप्रोडक्शन? पता भाई, ये सेल का डिवीजन है कि रिप्रोडक्शन? ये है यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, इसको आप बैक्टीरिया समझ सकते हैं, इसको आप समझ सकते हैं अमीबा, पैरामीशियम, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये डिवीजन है, ये रिप्रोडक्शन। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म के लिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सिनोनिमस है। ठीक है, नंबर का बढ़ना ग्रोथ है ना आखिर में। ठीक है, तो क्यों ग्रोथ? अरे भाई, नंबर का बढ़ना भी ग्रोथ है, तो ग्रोथ करना हो तब भी ये यही काम करेगा, रिप्रोडक्शन करना हो तब भी ये यही काम करेगा। कौन सा यही काम? सेल का डिवीजन। तो ग्रोथ करने के लिए भी ये सेल का डिवीजन करेगा, रिप्रोडक्शन करने के लिए भी ये सेल का डिवीजन करेगा। इसी वजह से यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या होते हैं? सिनोनिमस होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। ठीक है, तो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिमस। एक पॉइंट तो हम लोग यहां नोट करेंगे इसी स्टेटमेंट को, जैसे हमने कहा। तो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में पूरा नोट कर दे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा, ओके। तो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही बात होती है। अच्छा, ये समझ में आ गया ना? क्यों? क्योंकि ग्रोथ करने के लिए भी सेल डिवीजन करना है और रिप्रोडक्शन करने के लिए भी सेल डिवीजन ही करना है। तो इस वजह से ग्रोथ और रिप्रोडक्शन विल बी सिनोनिमस, पर्यायवाची होंगे एक दूसरे के। कब? मल्टी सेलर में कि यूनिसेलर में? यूनिसेलर में, हाईलाइट कर लेना यूनिसेलर। यूनिसेलर में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिमस, एक ही बात है। इसी बात को एक और तरीके से लिखा हुआ है, यहीं पे इसके बाद वाला जो पॉइंट है पढ़िएगा जरा, क्या लिखा हुआ पढ़ के बताइए जल्दी से। पढ़िए। Although by such process of cell division, reproduction of the individual also occur, है ना? जब ग्रोथ के लिए सेल डिवीजन किया है तो इसी दौरान उसका रिप्रोडक्शन भी हुआ। तो हेंस, इसीलिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन आ एक्चुअली एक्सक्लूसिव नहीं लिखा है, एक्स नहीं लिखा, क्या लिखा है? इनक्लूसिव। तो बॉक्स बंद करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक करो, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म के लिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट है, एक ही बात है, एक ही जैसी बात है। ठीक है, किसके लिए? यूनिसेलर के लिए। जबकि जब मल्टी सेलर के लिए होगा तो सुनो इधर, जब यही सवाल लिखेगा मल्टी सेलर के लिए, तो जहां इनक्लूसिव है, इनक्लूसिव के जगह पे क्या लिख देगा? वो कहेगा एक्सक्लूसिव। तो मल्टी सेलर की जब बात होगा तो फिर क्या हो जाएगा? एक्सक्लूसिव हो जाएगा। मतलब दोनों एक ही बात नहीं है। जबकि यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में दोनों क्या है?
एक ही बात है, एक ही बात है। तो क्या कहा जा रहा है? इंक्लूसिव इवेंट। तो दो तरीके से कहेगा, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द सिनोनिमस, या बोलेगा कि म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट है। इतने सवाल आपको दिखाया। सबसे पहले ट्विन कैरेक्टर से शुरू किया था और फिर कहा कि दोनों ग्रोथ करते हैं, फिर डिफरेंस बताया दोनों ग्रोथ में क्या है, कौन रिवर्सिबल है, कौन इरिवर्सिबल है, कहां एक्सट्रिंसिक है, कहां इंट्रिंसिक है। अब हमें बता दो कि ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर या प्रॉपर्टी है कि नहीं। ग्रोथ है कि नहीं है? क्यों नहीं है? क्या कोई ऐसा लिविंग बीइंग है जो ग्रोथ नहीं करता है? अरे क्या कोई ऐसा लिविंग है जो ग्रोथ नहीं करता है कि नहीं है? है कि नहीं है? हाँ? नहीं है भाई। अगर लिविंग है तो क्या करेगा? ग्रोथ करेगा। तो इस बात का कोई एक्सेप्शन नहीं है, सभी लिविंग ग्रोथ करते हैं। तो सभी लिविंग ग्रोथ करते हैं। ठीक है, तब क्यों नहीं है डिफाइनिंग फीचर? ध्यान से सुनना, दो बातें हैं। किसी प्रॉपर्टी को या किसी फीचर को, बहुत ध्यान से सुनो, किसी प्रॉपर्टी को या किसी फीचर को डिफाइनिंग तब कहा जाता है जब लिविंग बीइंग में उसका कोई एक्सेप्शन ना हो। पहली बात क्या है, पहली शर्त क्या है? लिविंग बीइंग में उसका कोई अपवाद नहीं होना चाहिए। ये पहली बात है। दूसरी बात है कि नॉन लिविंग में नहीं पाया जाना चाहिए। क्या दो बातें हैं? लिविंग में उसका कोई एक्सेप्शन ना हो और नॉन लिविंग में वो पाया ना जाए। तो ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर या प्रॉपर्टी है कि नहीं? क्यों नहीं है? क्या लिविंग बीइंग में उसका कोई एक्सेप्शन है? नहीं। तब क्यों नहीं है? क्योंकि वो नॉन लिविंग में भी पाया जाता है। समझ चुके हो? अरे ये बात समझे कि नहीं, कि किसी फीचर को डिफाइनिंग कब कहा जाएगा? कब कहा जाएगा? लिविंग में उसका कोई एक्सेप्शन ना हो और नॉन लिविंग में वो पाया ना। तो ये तो पाया जा रहा है नॉन लिविंग में, इस वजह से ये डिफाइनिंग फीचर या प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन जैसे ही इस सवाल को अगर ऐसे फ्रेम करके दे कि इंट्रिंसिक ग्रोथ, इंट्रिंसिक ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है कि नहीं, तो इसका क्या आंसर है? ठीक है। क्यों? क्योंकि जो इंट्रिंसिक है वो नॉन लिविंग में नहीं पाया जाता। नॉन लिविंग में कौन सा पाया जाता है? एक्सट्रिंसिक। तो इंट्रिंसिक ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर या प्रॉपर्टी होगा ना। इंट्रिंसिक ग्रोथ में भी डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। तो इंट्रिंसिक तो हो जाएगा, लेकिन सिर्फ ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग फीचर या प्रॉपर्टी नहीं हो, डिफाइनिंग फीचर या प्रॉपर्टी नहीं हो। ठीक है। तो ये तो हो गया ग्रोथ के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों मीन होता है ना। इसको देखते हैं। ये पॉइंट दोबारा आ रहा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही बात है। ये बिल्कुल आपको याद हो जाना चाहिए। चलिए, रिप्रोडक्शन इट इज प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट। तो सब पढ़ चुके हैं रिप्रोडक्शन, प्लांट एनिमल सब कुछ पढ़ लिया। चलिए इधर आइए, कुछ रिप्रोडक्शन के मोड दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअली ये एक सेक्सुअल मोड बता रहा है। तो मैचिंग कॉलम के लिए सवाल है, ये जरा देख लो। रिप्रोडक्शन का मोड बता रहा है ये, और ये सवाल है मैचिंग कॉलम का। देख लो जरा, ये देखना, ये बहुत डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। ए सेक्सुअल स्पोर कहां कहां होगा? फंजाई में भी होगा, और इसके साथ साथ और कहां होता है? एल्गी में भी होगा ए सेक्सुअल। तो ए सेक्सुअल स्पोर फंगस में। ठीक है। ट्रू रीजनरेशन ये देखना कहां है? प्लेनेरिया में, है ना। ट्रू रीजनरेशन।
प्लेनेरिया के अलावा और कहाँ रीजनरेशन होता है? हाइड्रा में होता है, ठीक है। इसके अलावा और कहाँ होता है रीजनरेशन? स्पॉन्जेज में होता है, स्पॉन्ज में होता है। ऐड कर लेना जो भी मैं नोट कर रहा हूं। तो एसेक्सुअल स्पोर से रिप्रोडक्शन हो सकता है, जैसे फंजाई और एल्गी। कैसे सवाल आएगा? मैचिंग कॉलम में देगा, ठीक है। दूसरा है रीजनरेशन, देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। रीजनरेशन प्लेनेरिया हो गया, हाइड्रा हो गया, स्पॉन्ज हो गया। बाकी ये जो एग्जांपल है, यहाँ जो एग्जांपल दिया हुआ था एनसीईआरटी वाला वो लिखा हुआ है, बाकी ये अलग से ऐड कर रहे हैं हम लोग। अगला है बडिंग। बडिंग भी तरीका है। अब बडिंग का नाम जैसे ही आता है ईस्ट तो आएगा ही आएगा। ईस्ट के अलावा हाइड्रा भी बडिंग करता है। फ्रेगमेंटेशन की बात होगी तो फिलामेंटस एल्गी, फिलामेंटस फंजाई और मास का प्रोटोनिमा। मास हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लांट किंगडम में, तो मास का प्रोटोनिमा भी फ्रेगमेंटेशन करेगा। 4 कॉलम दिखा रहे हैं आपको। एसेक्सुअल स्पोर है, रीजनरेशन है, बडिंग है और फ्रेगमेंटेशन है। कौन कौन से एग्जांपल आपको याद करा? एसेक्सुअल स्पोर में क्या क्या बताओगे? फंजाई और एल्गी में। अब स्पोर के नाम तभी याद कराएंगे जब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। रीजनरेशन के बारे में बताओ, ठीक है। हाँ, ये जो आपने ऐड किया है वो तो ठीक है, लेकिन ये जरूर याद करना होगा क्योंकि यहां से सवाल फ्रेम करेगा तो ये ऑप्शन देगा जो इस पे लिखे हुए। तो बताओ, तो ए सेक्सुअल स्पोर, पहले इतना याद करो। फंगस हो गया, रीजनरेशन की बात करो, प्लेनेरिया हो गया, बडिंग की बात करो, ईस्ट और हाइड्रा हो गया, और फ्रेगमेंटेशन के बारे में बात करो, फिलामेंटस एल्गी, फंजाई एंड मास के प्रोटोनिमा। अब क्या होता है प्रोटोनिमा बाद में जाने, ठीक है। तो यह है रिप्रोडक्शन के बारे में। अगला सवाल यह है कि रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर या प्रॉपर्टी है कि नहीं है? है कि नहीं है? क्यों नहीं है? हाँ, तो लिविंग में रिप्रोडक्शन होता है कि नॉन लिविंग में रिप्रोडक्शन हो? दोनों में होता है। ये मार्कर हम रख के जाते हैं, सुबह आते हैं तो 2-3 हुए रहते हैं। कौन करेगा? तो नॉन लिविंग में है क्या? नहीं ना। जब नहीं है नॉन लिविंग में, सिर्फ लिविंग में पाया जा रहा है, तो है डिफाइनिंग फीचर या प्रॉपर्टी? क्यों नहीं है? क्योंकि लिविंग में इस बात का क्या मिल जाएगा? एक्सेप्शन। अपनी 2 शर्तें हैं। क्या है 2 शर्तें? पहला क्या है? लिविंग बीइंग में उसका कोई अपवाद ना हो। अपवाद ही मिल गया है ना। तो अपवाद जब मिल गया है तो ये डिफाइनिंग फीचर या प्रॉपर्टी नहीं होगा। क्या है अपवाद इसका? मेयर। मेयर क्यों? थोड़ी फर्टाइल नहीं होती है? ये कौन बता दिया तुम्हें? हाँ, तो कुछ एग्जाम्पल। हाँ, म्यूल बोलना था, मेयर नहीं बोलना। चलिए, तो यहां देखिए कुछ एक्सेप्शन देख लेते हैं। ये है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन से बना हुआ एनिमल, और ये है म्यूल। म्यूल मतलब खच्चर, ठीक है। और म्यूल किसका बच्चा है? ठीक है, इसका बच्चा है ये। किनका बच्चा है? मेल डंकी और फीमेल हाफ। ये है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन से बना हुआ है म्यूल खच्चर, है ना। अरे खच्चर के जैसे काम कर रहे हो। खच्चर के जैसे काम करने का क्या मतलब? सिर्फ ना सिर्फ काम ही कर रहे हो। तो ये ऐसे बना हुआ है, ये कैसे बना हुआ है? हाँ, तो ये खच्चर किसका बच्चा है? गधे और घोड़ी का बच्चा, ठीक है। तो ये है म्यूल। ये जितने भी इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, दो अलग अलग स्पीसीज हो गए ना,
तो जितने जितने भी इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन से बने हुए प्रोजेनी ऑफस्प्रिंग है वो क्या होते हैं? स्टेराइल होते हैं। क्या होते हैं? स्टेराइल होते हैं। ठीक है, चलिए ओके। हाँ, ये देखिए, इसके अलावा वर्कर बी, तो हनी बी में जो वर्कर बी है वो क्या है? स्टेराइल फीमेल है। क्या है? स्टेराइल फीमेल। मधुमक्खी के छत्ते में सिर्फ दो लोग फर्टाइल हैं, ड्रोन और रानी मक्खी। जो ये है, क्या नाम? वर्कर बी, ये स्टेराइल। ठीक है, तो ये सब उस जो वी हाइव है उसके देख रेख के लिए होते हैं, रिप्रोडक्शन में इनका रोल नहीं होता। इसके अलावा हमने पढ़ा है ART। ART बहुत हिट है, कोई ना कोई सवाल जरूर रहेगा आर से। ये वो सब टॉपिक है जो हमेशा आपको दोहराते रहने हैं। व्हाट इज ART? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। किनके काम में आता है? इनफर्टाइल ह्यूमन कपल के। किस कपल को इनफर्टाइल कपल बता दिया जाता है, बोल दिया जाता है, या उस कपल को अब ट्रीटमेंट लेने की जरूरत पड़ेगी? हाँ, 2 साल तक अगर अनप्रोटेक्टेड क्वार्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन लेडी जो है वो कंसीव नहीं हो पा रही है 2 साल तक, तो उसमें वही डेटा याद रखना है 2 साल तक का। तो देखो, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल 3 एक्सेप्शन आपको बता दिए। तो जब एक्सेप्शन है ना, तो फिर ये डिफाइनिंग फीचर या प्रॉपर्टी नहीं हो सकता। तो एक ये मैचिंग कॉलम जानना था और एक दूसरा सवाल हमें ये जानना था रिप्रोडक्शन से। अब देखो, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन तो होगा ही होगा, बिना सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा तो इसी में मेटाबॉलिज्म हम समझेंगे। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बाद ये मेटाबॉलिज्म वाला पार्ट आप इसको देख लो। तो ये हो गया तो ये तो हो गया सेल। सेल के अंदर ये क्या है? साइटोप्लाज्म। किसे बोला जाता है? मेन एरेना। हाँ, साइटोप्लाज्म को बोला जाता है मेन एरेना। ठीक है, यही सब सवाल तो दोहराने होते हैं फिर दोबारा पढ़ते वक्त। तो यह है मेन एरेना, साइटोप्लाज्म। क्योंकि सेल को जीवित बनाने रखने के लिए जितने भी रिएक्शन की जरूरत होती है, सब रिएक्शन कहाँ होते हैं? यहाँ, यहाँ, यहाँ मतलब साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में 2 प्रकार के रिएक्शंस होते हैं। या तो कुछ सिंथेसाइज होगा, जब कुछ सिंथेसाइज होगा तो कहेंगे कैसा रिएक्शन है? एनाबोलिक। और दूसरा, या तो कुछ टूटेगा, जब टूटेगा तो बोलेंगे कैटाबोलिक। कैटाबोलिक रिएक्शन। तो एनाबोलिक रिएक्शन होगा और कैटाबोलिक रिएक्शन होगा। तो एनाबोलिक रिएक्शन होगा और कैटाबोलिक रिएक्शन होगा। कुछ एग्जांपल दिखा देते हैं। एनाबोलिक रिएक्शन में ये देखिए, CO2 वाटर बन गया ग्लूकोज। समझ गया ना क्या है ये? अभी भी नहीं समझ पाए क्या है ये? क्या है ये? एक नाम दीजिए। फोटोसिंथेसिस है ये। क्या है? फोटोसिंथेसिस। इधर देखिए, ये है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड से क्या बन गया? प्रोटीन। ये है एनाबोलिक रिएक्शन। ये है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड से क्या बन गया? न्यूक्लिक एसिड। कुछ सिंथेसाइज हो रहा है और जब सिंथेसाइज होगा तो कहेंगे कैसा रिएक्शन है? एनाबोलिक। अगर कुछ टूटेगा तो क्या होगा? कैटाबोलिक रिएक्शन होगा। यहाँ देख लेते हैं हम लोग, ये है ग्लूकोज। ग्लूकोज को तोड़ देते हैं किसमें? CO2 और वाटर में, और निकाल लेते हैं ATP। कौन सा रिएक्शन है ये? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन। इधर देखो, प्रोटीन को पुनः ब्रेक कर दिया, प्रोटीएजेज से क्या बना लिया? अमीनो एसिड। ठीक है, टूट गया। जब टूट गया तो कैटाबोलिक। इधर देखो, न्यूक्लिक एसिड को तोड़ दिया, किसमें अलग हो गया? ये अलग हो गया न्यूक्लियोटाइड में, न्यूक्लियोसाइड में और पेंटोस शुगर में। टूट गया। जब टूट गया तो एनाबोलिक। एक सेल में इन दोनों प्रकार के रिएक्शन को जब जोड़ दिया जाता है, दोनों को जोड़ करके बोला जाता है
मेटा, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? सेल में जो दो प्रकार के रिएक्शंस होते हैं उनको ऐड कर लो, जैसे ही ऐड करोगे वैसे ही रिएक्शन को क्या बोला जाएगा? मेटाबॉलिज्म बोला जाएगा। ठीक है, मेटाबॉलिज्म कहा जाएगा। तो ये है मेटाबॉलिज्म। तो क्या समझे क्या होता है मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म बराबर एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। और ऐसे रिएक्शन जरूरी है किसी सेल को जीवित बनाए रखने के लिए। कुछ एग्जांपल नोट किए हैं तो देख लो, उसको जल्दी से नोट करो। ये पढ़ पा रहे हो ना क्या बना हुआ है? ये ग्लूकोज को ब्रेक कर दिया CO2 वाटर में और एटीपी बाहर कर लिया, तो ये क्या है? रेस्पिरेशन। और ये कौन सा इक्वेशन लिखा था? फोटोसिंथेसिस है। तो फोटोसिंथेसिस किसका एग्जांपल हुआ? एनाबॉलिक। और जबकि रेस्पिरेशन किसका एग्जांपल हुआ? कैटाबॉलिक। जब प्रोटीन सिंथेसाइज किया तो एनाबॉलिक, लेकिन जब प्रोटीन को तोड़ के अमीनो एसिड बना लिया तो कैटाबॉलिक। जब न्यूक्लियोटाइड को जोड़ के न्यूक्लिक एसिड बनाया तो एनाबॉलिक, लेकिन जब न्यूक्लिक एसिड को तोड़ के न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड और पेंटोस सुगर अलग कर दिया तो फिर कैसा रिएक्शन? कैटाबॉलिक। कैसा रिएक्शन हो गया? कैटाबॉलिक रिएक्शन हो गया। ठीक है, कैटाबॉलिक रिएक्शन। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, पेंटोस सुगर, ऐसे 60 फॉर्म में नोट कर लो। जेनेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं, बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं सब। दोनों प्रकार के रिएक्शन को जोड़ के क्या बोला जाता है? मेटाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। सेल को जीवित बनाने के लिए ये रिएक्शंस क्या है? जरूरी है। तो कोई लिविंग बीइंग है तो उसके सेल में जरूर पाया जाएगा क्या? मेटाबॉलिज्म, विदाउट एनी एक्सेप्शन। अगर सेल में मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है तो मतलब सेल जो है मरा हुआ। तो सेल का मेटाबॉलिज्म जो है वो जीवन के लिए जरूरी है। ठीक है, अगर जरूरी है तो अब बता दो कि मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर या प्रॉपर्टी है कि नहीं है? है कि नहीं है? हाँ, क्यों? क्या शर्त है अपनी? लिविंग में उसका कोई एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए और वो नॉन लिविंग में पाया नहीं जाना चाहिए। तो मेटाबॉलिज्म नॉन लिविंग में पाया नहीं जाएगा और कोई ऐसा लिविंग नहीं है जिसमें ये होता ना हो। इस वजह से मेटाबॉलिज्म क्या है? डिफाइनिंग फीचर या प्रॉपर्टी है। जब मेटाबॉलिज्म है तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन तो अनएक्सेप्शनली फॉलो करेगा इस बात को। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और क्या? मेटाबॉलिज्म, ये डिफाइनिंग फीचर या प्रॉपर्टी हो गए, जबकि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन नहीं बन पाए। तब ये फिनिश होगा तो एक लाइन में मैं सब नोट करूंगा इसको, ठीक है, एक के समरी के जैसे। अभी इसको फिनिश कर लिया। किसे बोला जाता है मेन एरेना? साइटोप्लाज्म। ठीक है, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? दोनों प्रकार के रिएक्शन को जोड़ करके बोला जाता है मेटाबॉलिज्म। हाँ, डिफिनेशन देखो क्या कह रहा है। इट इज सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड ए लिविंग सिस्टम। तो क्या सम टोटल? दो ही प्रकार के तो हैं, या तो रिएक्शन एनाबॉलिक होगा या तो दोनों को जोड़ दो, है ना। अब एग्जांपल दिया हुआ है वो हमने आपको बता दिया। जैसे ये देखना, शुगर ब्रेक हो जाए वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड में, एटीपी रिलीज हो जाए, तो ये किसका एग्जांपल होगा? कैटाबॉलिक, है ना। मेटाबॉलिज्म कैन बी रिगार्डेड एज डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग। ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी क्या होगा? ये भी डिफाइनिंग फीचर या प्रॉपर्टी होगा। अब हम लोग बात करेंगे कॉन्शियसनेस के बारे में। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है।
जो 4 सवाल है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये देखिए, ये है सराउंडिंग, और ये सराउंडिंग किसके रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है? ऑर्गेनिज्म के रिस्पेक्ट में। कोई ऑर्गेनिज्म है, किसी ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग के बारे में बात किया जा रहा है, और उस सराउंडिंग में किसी प्रकार के कुछ स्टिमुलस है, उनके बारे में बात की जा रही है। तो सराउंडिंग में मौजूद है स्टिमुलस। ये स्टिमुलस हो सकता है फिजिकल, लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, ठीक है। कोई केमिकल हो सकता है, ढेरों केमिकल के नाम, एस्टिक एसिड, कुछ भी, जो भी नाम आ गया आपके मन में, है ना। दूसरा कोई ऑर्गेनिज्म हो। तो सराउंडिंग में, ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में क्या है? स्टिमुलस है। स्टिमुलस किस फॉर्म में हो सकता है? फिजिकल फॉर्म में हो सकता है, लाइट, टेम्परेचर, एयर, वाटर, केमिकल फॉर्म में हो सकता है ना। दूसरे ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में, दूसरा कोई ऑर्गेनिज्म, तो जैसे हो गया लाइट, टेम्परेचर, बायोलॉजिकल में दूसरा कोई ऑर्गेनिज्म, वो हो गया। हम इस ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं जिसके लिए हम कॉन्शियस होने को डिफाइन करने वाले हैं। ये ऑर्गेनिज्म है अपने इन्वायरमेंट में, ये ऑर्गेनिज्म का सराउंडिंग है, वहां डिफरेंट प्रकार के स्टिमुलस मौजूद हैं। अगर वो इन स्टिमुलस का रिस्पांस देगा, ये ऑर्गेनिज्म इन स्टिमुलस का रिस्पांस देगा, तो हम ये मानेंगे कि ये ऑर्गेनिज्म अवेयर है अपने सराउंडिंग से। अपने सराउंडिंग से क्या है? अवेयर है ना। ये ध्यान रख रहा है कि इसके आसपास क्या चल रहा है, ठीक है। और जब अवेयर होगा सराउंडिंग से, जब स्टिमुलस का रिस्पांस देगा, तो कहेंगे ये तो कॉन्शियस है। क्या बोला जाएगा? कॉन्शियस कहा जाएगा। तो कॉन्शियस, ठीक है। कहने का मतलब कि इस प्राणी में क्या है? चेतना है। कॉन्शियस होना मतलब चेतना हो। ओके, तो कॉन्शियस को हिंदी में क्या बोला जाता है? चेतना कहा, ठीक है। तो अगर आसपास के स्टिमुलस का रिस्पांस कर रहा है, तो कहेंगे सराउंडिंग से अवेयर है। और जब सराउंडिंग से अवेयर होगा, तब कहेंगे कि क्या है? कॉन्शियस, ठीक है। हर एक प्राणी जिसका अस्तित्व इस अर्थ पे है, वो सब के सब क्या है? बिना एक्सेप्शन कॉन्शियस। क्या है? कॉन्शियस है। सब कोई जो आसपास का एनवायरनमेंट है उससे क्या करता है? रिस्पांस दिखाता है, रिस्पांस दिखाता है, क्योंकि कॉन्शियसनेस जो प्रॉपर्टी है, वो प्रोटोप्लाज्म के इरिटेबिलिटी के प्रॉपर्टी की वजह से कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी। तो प्रोटोप्लाज्म है, अगर सेल है तो प्रोटोप्लाज्म होगा, तो क्या होगा? कॉन्शियस होगा, है ना। फिजिकली समझना हो तो ये है कि सराउंडिंग से अवेयर होना बोला जाता है, चेतना है उसके अंदर, ठीक है, चेतना। सभी प्राणियों में मानव अकेला ऐसा प्राणी है जो कॉन्शियसनेस को अपग्रेड कर लिया है। क्या होता है अपग्रेड करना? क्या होता है अपग्रेड? उसमें और सुधार ला लेना। तो अपग्रेड करके कॉन्शियसनेस के बजाय सेल्फ कॉन्शियसनेस को शो कर रहा है, ठीक है। सभी प्राणियों में चेतना है, लेकिन ह्यूमन बीइंग एकलौता प्राणी है जिसमें स्वचेतना है, ठीक है। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ कहां है? ह्यूमन बीइंग में है। तो मेरा सवाल ये है, क्या सेल्फ कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर या प्रॉपर्टी है लिविंग बीइंग की? क्या सेल्फ कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर या प्रॉपर्टी है लिविंग बीइंग की? हाँ, नहीं है। सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा? कॉन्शियसनेस होगा। सेल्फ कॉन्शियसनेस कैसे होगा? वो तो सिर्फ ह्यूमन बीइंग में होता है, ठीक है। तो ये सवाल ध्यान से पढ़ना,
ठीक है, चलो सवाल देता है कौन डिफाइनिंग फीचर या प्रॉपर्टी नहीं है। कई बार सवाल ऐसे आया हुआ है कि वो सेलर ऑर्गेनाइजेशन वाला ऑप्शन देता नहीं है। और सुनो, मैं ऑप्शन आपके सामने रख रहा हूं तो सवाल समझ में आ जाएगा। मैं सवाल ये कर रहा हूं कि डिफाइनिंग फीचर या प्रॉपर्टी कौन है। ठीक है, डिफाइनिंग फीचर या प्रॉपर्टी इन गिवन फीचर में से कौन सा है। ठीक है, ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया और कॉन्शियसनेस। 3 ऑप्शन मैं दे रहा हूं आप। हाँ, कॉन्शियसनेस। आपने आंसर इस वजह से किया है क्योंकि हमने इसमें सेलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं दिया। अगर सेलर ऑर्गेनाइजेशन है ऑप्शन में तो सबसे पहले किसको टिक करने जा रहे हैं, सेलर ऑर्गेनाइजेशन। तो याद रखिएगा, ऐसे सवालों में सबसे पहले टिक किया जाता है किसको, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को। तो अकेला प्राणी जिसमें स्वचेतना है वो कौन है, ह्यूमन बीइंग अकेला है जो सेल्फ कॉन्शियस है। बाकी सब क्या है, बाकी सब कॉन्शियसनेस को शो करते हैं, बाकी सब कॉन्शियसनेस को शो करने वाले हैं। ठीक है, समझ चुके हो इसे। और इसे समझ चुके हो तो एक सवाल बता दो, एक पेशेंट है जो कोमा में लेटा हुआ है, वो जिंदा है कि मरा हुआ है? जिंदा है कि मरा हुआ है? हाँ, जिंदा है, पक्का? क्यों जिंदा है? क्या कोमा के पेशेंट स्टिमुलस का रिस्पॉन्स करते हैं? करते हैं, करेंगे? करेगा? नहीं करेगा। तो फिर जब स्टिमुलस का रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा तो लिविंग कहा जाए कि ना कहा जाए? अच्छा ये बताओ, कोमा में जो पेशेंट है कॉन्शियस है कि अनकॉन्शियस? हाँ, कॉन्शियस की अनकॉन्शियस? एक पॉइंट नोट करना, जरा लिखना, कोमा पेशेंट, कामा नहीं, कोमा, कोमा पेशेंट, कोमा, COMA, कोमा पेशेंट डैश दे दो। अनकॉन्शियस कोमा पेशेंट कैसा होगा, अनकॉन्शियस होगा। ठीक है, कुछ नहीं बता पाएगा। क्या पूछा जाता है किसी पेशेंट से जब ये चेक करना हो कॉन्शियस है कि नहीं है, तो क्या पूछा जाता है? क्या क्या पूछा जाता है? समय पूछा जाता है, दिन है कि रात है। ठीक है, ये पूछा जाएगा। ठीक है, फिर क्या पूछा जाता है, जगह पूछा जाता है, टाइम पूछा जाता है, प्लेस पूछा जाता है। तो समय पूछा जाएगा, प्लेस पूछा जाएगा। कोई पेशेंट है, आप कॉन्शियसनेस चेक करना है, बेहोशी हालत में आया है, कुछ देर बाद धीरे धीरे होश आने लगा, आपने चेक किया तो देखा किस कारण से वो बेहोशी उसको आई हुई है, तो वो कमी जब आपने दूर किया तो धीरे धीरे जब होश में आने लगा तो आप चेक करोगे, पूछोगे। तो क्या पूछा जाएगा, टाइम पूछा जाएगा, फिर पूछा जाएगा प्लेस, आप कहाँ हो, आप कहाँ है इस समय, तो बताएगा मैं हॉस्पिटल में हूँ या ये है। समय बताएगा दिन है कि रात। तो टाइम के बारे में, प्लेस के बारे में और पर्सन, अपने खुद के बारे में अपनी आइडेंटिटी बताएगा। टाइम, प्लेस और पर्सन तीनों के बारे में अगर जानकारी दे दिया तो मान जाएंगे कि क्या है, कॉन्शियस। क्या मान जाएगा, कॉन्शियस। चलिए, तो अनकॉन्शियस है हाँ, बोरिया बिस्तर समेट के जा रहे थे। अनकॉन्शियस है और लिविंग के नॉन लिविंग, लिविंग है। तो अनकॉन्शियस एंड लिविंग, बस इतना ही नोट करना है, एंड लिविंग। अनकॉन्शियस तो तुमने नोट ही किया था, और लिविंग होगा। ठीक है, तो इसके बाद से हम लोग कल पढ़ने वाले हैं। कल एक्चुअली जो एनसीईआरटी में ये पोर्शन दिया हुआ है, आज वाला लेक्चर भी जो इस वाले टॉपिक का है, आप इसको छोड़िएगा नहीं, इसको पढ़ के ही जाइएगा। और जब टेस्ट होगा तो मैं इससे सवाल भी दूंगा, तो पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है,
इस वाले पोर्शन से, व्हाट इज लिविंग वाले हेडिंग से। तो सवाल देंगे, दो चार जो सवाल आपके जो अभी भी छूटे हैं या जो नहीं याद हो पाया, तब टेस्ट में आपको याद हो जाएगा। कल की टाइमिंग मालूम है ही आपको, वही टाइमिंग है जो रहती है। पहले टाइमिंग मॉर्निंग में 7:30 बजे से।